हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रोहित स्टडी पॉइंट चैनल में। तो आइए बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 3 जीवों में विविधता। जी हाँ, जीवों में विविधता का चैप्टर पहला करेंगे आज, जो हम आप सबके लिए लाए हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीवों को दो अलग अलग साम्राज्य में किसने बांटा? जी, जीवों को दो अलग अलग साम्राज्य में किसने बांटा? इसका सही आंसर आप देख सकते हैं, कार्ल लिनियस ने। तो कार्ल लिनियस ने जीवों को दो अलग अलग साम्राज्य में बांटा था। कहाँ का रहने वाला था? ये स्वीडन का रहने वाला था। कार्ल लिनियस किस देश का रहने वाला था बच्चों? तो स्वीडन का रहने वाला था। तो जीवों को दो अलग अलग साम्राज्य में कार्ल लिनियस ने कब बांटा? 1758 ईस्वी में बांटा था। जी, जीवों को दो अलग अलग साम्राज्य में कार्ल लिनियस साहब ने कब बांटा था? तो 1758 में बांटा था। जीवों को दो अलग अलग साम्राज्य, एक है जंतु जगत और दूसरा हो गया पादप जगत, जिसको वनस्पति जगत भी कहते हैं। जी हाँ, जीवों का दो साम्राज्य में से एक साम्राज्य जंतु जगत, दूसरा है पादप जगत या वनस्पति जगत। चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, वर्गीकी क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के वर्गीकरण के संबंध में अध्ययन किया जाता हो, उसे वर्गीकी कहते हैं। जी हाँ, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी के वर्गीकरण के संबंध में अध्ययन किया जाता हो, उसे क्या कहा जाता है? वर्गीकी कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में देखिए क्या कहा गया है, कौन सा एकमात्र जंतु है जिसमें पर्णहरित पाया जाता है? जी हाँ, कौन एकमात्र जंतु है जिसमें पर्णहरित पाया जाता है? एकमात्र जंतु वह है यूग्लिना। यूग्लिना एकमात्र जंतु है जिसमें क्या पाया जाता है बच्चों? पर्णहरित पाया जाता है। अब देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 में कहा गया है, सूर्य से किस ऊर्जा को प्राप्त कर पौधा अपना भोजन का संश्लेषण करता है? जी हाँ, सूर्य से किस ऊर्जा को प्राप्त कर सूर्य से किस ऊर्जा को प्राप्त कर पौधा अपना भोजन का संश्लेषण करता है? तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा विकिरण ऊर्जा। सूर्य से पौधा कौन सा ऊर्जा प्राप्त करता है बच्चों? तो विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 में देखिए क्या कहा गया है। प्रश्न 5 में कहा गया, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जी हाँ, पादप बोले तो पौधा, तो पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? सेलुलोज का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, कवक। तो कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काइटिन। किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। जी हाँ, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्याज को बंगला भाषा में क्या कहा जाता है? जी हाँ, प्याज को बंगला भाषा में क्या कहा जाता है? प्याज को बंगला भाषा में प्याज ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्याज ही कहा जाता है। इसका प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं, प्याज को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो प्याज को तमिल भाषा में कहा जाता है वेंगायम। क्या कहा जाता है बच्चों? वेंगायम कहा जाता है। प्याज को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है? वेंगायम कहा जाता है। और प्याज को कन्नड़ भाषा में क्या कहा जाता है? तो इल्लुड़ी कहा जाता है। जी हाँ, प्याज को तमिल भाषा में वेंगायम कहा जाता है और तमिल भाषा में क्या कहा जाता है? तो तमिल भाषा में कहा जाता है इल्लुड़ी। क्या कहा जाता है? इल्लुड़ी। और प्याज को तमिल भाषा में वेंगायम कहा जाता है और कन्नड़ भाषा में इल्लुड़ी कहा जाता है। जी हाँ, प्याज को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है? तो प्याज को तमिल भाषा में कहा जाता है वेंगायम। क्या कहा जाता है बच्चों? वेंगायम कहा जाता है। और प्याज को कन्नड़ भाषा में क्या कहा जाता है? इल्लुड़ी कहा जाता है। जी हाँ, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 में कहा गया है, कुत्ता को बंगला भाषा में क्या कहा जाता है? तो कुत्ता को बंगला भाषा में कुकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कुकुर कहा जाता है। जी हाँ, कुत्ता को बंगला भाषा में क्या कहा जाता है? कुकुर कहा जाता है। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9 में कहा गया, कुत्ता को मराठी भाषा में क्या कहा जाता है? तो कुत्ता को मराठी भाषा में कहा जाता है कुत्रा। क्या कहा जाता है? कुत्रा कहा जाता है। और कुत्ता को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है? तो नाई कहा जाता है। क्या कहता है बच्चों? तमिल भाषा में नाई कहा जाता है। जी हाँ, कुत्ता को मराठी भाषा में कुत्रा कहा जाता है और तमिल भाषा में नाई कहा जाता है। सभी प्रश्न को नोट करते हुए चलेंगे, जो भी प्रश्न में डाउट लगे आपको बच्चों, क्योंकि हर एक प्रश्न एनसीईआरटी बुक का लिया गया क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10 में कहा गया, वर्गीकरण के आधार पर जीवों को कितने पद्धति में बांटा गया है? तो बच्चों, वर्गीकरण के आधार पर जीवों को 7 पद्धति में बांटा गया। कितने पद्धति में बांटा गया बच्चों? 7 पद्धति में बांटा गया है। अब देख सकते हैं, पहला में हो गया साम्राज्य, दूसरा में फाइलम, तीसरा में वर्ग, चौथा में ऑर्डर, पाँचवा में कुल या फैमिली, छठा में वंश और सातवां में जाति। जी हाँ, वर्गीकरण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 में बोल रहा है बच्चों, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर है पैंथेरा टाइग्रिस। बच्चों, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न 12 में देखिए क्या कहा गया, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। क्या नाम है बच्चों? बॉस इंडिकस। जी हाँ, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न 13 में कहा गया है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? राणा टिग्राणा। आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राणा टिग्राणा है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न 14 में कहा गया, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बच्चों, भैंस का वैज्ञानिक नाम है बोस बुबेलस। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? तो भैंस का वैज्ञानिक नाम है बोस बुबेलस।
चलते प्रश्न नंबर 15। प्रश्न 15 में कहा गया है आम का वैज्ञानिक नाम। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है बच्चों। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। जी हाँ, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम हो गया आपका मेंजिफेरा इंडिका। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 16, स्पेसीज प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? तो स्पेसीज प्लांटेरम पुस्तक के लेखक है कार्ल लिनियस ने। जी हाँ, कार्ल लिनियस साहब ने पुस्तक लिखा है स्पेसीज प्लांटेरम। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न 17 में कहा गया सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल लिनियस ने है। कौन है बच्चों? कार्ल लिनियस साहब है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल लिनियस। प्रश्न नंबर 18 देख सकते हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम, इसका सही आंसर क्या होगा? होमो सेपियंस। जी हाँ, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। जी हाँ, होमो सेपियंस। चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न 19 में कहा गया है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन साहब। कौन है बच्चों? चार्ल्स डार्विन। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक को कब लिखा था? 1859 ईस्वी में। कब लिखा था बच्चों? 1859 में। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन साहब ने लिखा है। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न 20 में कहा गया मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टस। क्या है बच्चों? पाओ क्रिस्टस। जी हाँ, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टस। चलते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न 21 में देख सकते हैं क्या कहा गया है, द्विनाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्विनाम पद्धति का सिद्धांत दिया था कार्ल लिनियस ने। किसने दिया था? कार्ल लिनियस। जी हाँ, द्विनाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल लिनियस साहब ने दिया था। प्रश्न नंबर 22 देख सकते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जी हाँ, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत का सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन साहब ने। तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने कब दिया था? 1859 ईस्वी में। जी हाँ, कब दिया था? 1859 ईस्वी में विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? चार्ल्स डार्विन साहब ने दिया था। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न 23 में क्या कहा गया है? प्रश्न 23 में कहा गया है, कोशिकाओं में केंद्रक के विकास की स्थिति के आधार पर जीवधारी को कितने भागों में बांटा गया है? कोशिकाओं में केंद्रक के विकास की स्थिति के आधार पर जीवधारी को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 भाग। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? जी हाँ जी, 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। जी हाँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के विकास के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न 24 में क्या कहा गया है? प्रश्न 24 में कहा गया प्रोकैरियोटिक जीवधारी का शरीर कितने कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? जी हाँ, प्रोकैरियोटिक जीवधारी का शरीर कितने कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक कोशिका का मिलकर बना होता है। जी हाँ, एक कोशिका से मिलकर बना होता है प्रोकैरियोटिक शरीर का जीव। प्रोकैरियोटिक जीव का शरीर कितने कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक कोशिका से मिलकर। प्रश्न नंबर 25 में कहा गया है किस समूह के जीव में केंद्रक अविकसित पाया जाता है और लैंगिक जनन भी नहीं हो पाता है? जी हाँ, तो ये जीव हो जाएगा प्रोकैरियोटिक समूह का जीव। जी हाँ, प्रोकैरियोटिक समूह का जीव में केंद्रक अविकसित होता है, केंद्रक विकसित नहीं पाया जाता है और इसमें लैंगिक जनन भी नहीं हो पाता है। तो इसका सही आंसर प्रोकैरियोटिक समूह। जी हाँ, इस समूह के जीव में केंद्रक अविकसित पाया जाता है और अलैंगिक जनन नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक समूह। जी हाँ, प्रोकैरियोटिक समूह के जीव के अंतर्गत केंद्रक अविकसित होता है, केंद्रक का विकास नहीं हो पाता है और इसमें लैंगिक जनन भी नहीं हो पाता है। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न 26 में कहा गया है सभी जीवाणु और नील हरित शैवाल को किस श्रेणी में रखा गया है? जी हाँ, सभी जीवाणु और नील हरित शैवाल को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक समूह के अंतर्गत। सभी जीवाणु और नील हरित शैवाल को रखा गया है प्रोकैरियोटिक समूह के अंतर्गत। जी हाँ, सभी जीवाणु और नील हरित शैवाल को किस समूह के अंतर्गत रखा गया है? तो प्रोकैरियोटिक समूह के अंतर्गत रखा गया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न 27 में कहा गया है किस जीवधारी के समूह में विकसित केंद्रक पाया जाता है? जी हाँ, किस जीवधारी के समूह में विकसित केंद्रक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक जीव। जी हाँ, यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत विकसित केंद्रक पाया जाता है। जी हाँ, यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत क्या पाया जाता है बच्चों? विकसित केंद्रक पाया जाता है। बोला गया है इस समूह के जीवधारी प्रायः बहुकोशिकीय होता है। जी हाँ, यूकैरियोटिक के अंतर्गत जितने भी जीव है वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जी, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर उसका शरीर बना होता है, तो बहुकोशिकीय जीव के होते हैं। यहाँ बोला गया है इस समूह के जीवधारियों में प्रायः बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जी हाँ, यूकैरियोटिक में जितने भी जीव रहते हैं सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं क्योंकि इसका शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर होता है। दूसरा पॉइंट बोला गया इसमें लैंगिक जनन प्रमुखता से होता है। जी हाँ, यूकैरियोटिक में लैंगिक जनन होता है जबकि प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन अविकसित होता है, नहीं हो पाता है। तो यूकैरियोटिक का दूसरा पॉइंट है इसमें लैंगिक जनन प्रमुख रूप से होता है। इसका तीसरा पॉइंट है यह सभी जीव उच्च स्तर में विकसित प्राणी के होते हैं। जी हाँ, बहुकोशिकीय जीव ऑब्वियसली बात है, ये बहुकोशिकीय जीव का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जटिल होता है और ये उच्चतर श्रेणी के जीव होते हैं। जी हाँ, चलते हैं प्रश्न 28। प्रश्न 28 में कहा गया है यूकैरियोटिक समूह को कितने भागों में बांटा गया है?
तो इसका सही आंसर है 2 भागों में। यूकेरियोटिक समूह के जीव को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला भाग को पादप साम्राज्य और दूसरा जंतु साम्राज्य। जी हाँ, पादप साम्राज्य और जंतु साम्राज्य 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 29 देख सकते हैं। प्रश्न 29 में कहा गया बच्चों, पादप जगत और जंतु जगत के बीच का करी किसे कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कंपटीशन में। पादप जगत और जंतु जगत के बीच का करी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा युगलीना। क्या हो जाएगा बच्चों? युगलीना हो जाएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा युगलीना। जंतु और पौधे दोनों के ही लक्षण इसमें पाया जाता है। जी हाँ, युगलीना जीव में जंतु और पादप, जंतु और पौधा दोनों का ही लक्षण पाया जाता है, इसीलिए इसे पादप और जंतु जगत के बीच का क्या कहा जाता है बच्चों? करी कहा जाता है। जी, क्योंकि इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न 30 में कहा गया है, युगलीना को किस श्रेणी के जीव में रखा गया है? तो युगलिना को किस श्रेणी के जीव में रखा गया है? एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जीव में रखा गया है। जी, युगलिना को किस श्रेणी के जीव में रखा गया है? तो एक कोशिक प्रोकैरियोट के जीव में रखा गया है। प्रश्न नंबर 31 देख सकते हैं, दिया गया है, पादप जगत की तीसरा साम्राज्य क्या कहलाता है? जी हाँ, पादप जगत का तीसरा साम्राज्य क्या कहलाता है? प्रोटिस्टा जगत कहते हैं। पादप जगत का तीसरा साम्राज्य को क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा जगत कहते हैं। जी हाँ, पादप जगत का तीसरा साम्राज्य क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा जगत कहलाता है। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न 32 में क्या गया है? प्रोटिस्टा जगत का खोज किसने और कब किया था? जी हाँ, प्रोटिस्टा जगत का खोज पादप जगत का तीसरा साम्राज्य प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा जगत का खोज E.H. हिकल ने किया था। कब किया था? 1866 में किया था। जी हाँ, E.H. हिकल ने कब किया था? 1866 में। प्रोटिस्टा जगत का खोज किसने किया था? E.H. हिकल साहब ने किया था। कब किया था? 1866 में किया था। कब किया था? 1866 में E.H. हिकल ने। चलते हैं प्रश्न 33। प्रश्न 33 में कहा गया है, प्रोटिस्टा जगत के जीव को किस समूह में रखा गया है? तो प्रोटिस्टा जगत के जीव को किस श्रेणी में रखा गया? आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर है एक कोशिका के समूह के जीव में रखा गया। जी हाँ, एक कोशिका के जीव के समूह में प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जीव हैं सबको रखा गया एक कोशिका के समूह के जीव में, क्योंकि इस समूह के जीव का शरीर जो है एक ही कोशिकाओं से बना होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न 34 में कहा गया है, पादप जगत का चतुर्थ साम्राज्य क्या कहलाता है? जी, तो पादप जगत का चतुर्थ साम्राज्य कहलाता है मोनेरा जगत। क्या कहलाता है बच्चों? मोनेरा जगत कहलाता है। जी, पादप जगत का चतुर्थ साम्राज्य को क्या कहते हैं? मोनेरा जगत कहते हैं। प्रश्न नंबर 35, मोनेरा जगत का खोज किसने और कब किया था? जी हाँ, मोनेरा जगत का खोज रॉबर्ट वेटकर साहब ने किया था। कब किया था? तो 1969 में किया था। जी हाँ, रॉबर्ट वेटकर साहब ने मोनेरा जगत का खोज कब किया था? 1969, यानी महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869। इसका 100 साल बाद, 100 साल बाद पादप जगत के चतुर्थ साम्राज्य का खोज यानी मोनेरा जगत का खोज किया गया था, इसके द्वारा रॉबर्ट वेटकर के द्वारा। कब? 1969 में। जी हाँ, अब देख सकते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न 36 में कहा गया, मोनेरा जगत के अंतर्गत किस जीव को रखा गया है? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीव को रखा गया है वो जीव है केवल और केवल जीवाणु। जी हाँ, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत किस जीव को रखा गया? तो बैक्टीरिया को रखा गया, यानी जीवाणु को रखा गया है। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रश्न 37 में कहा गया है, पादप जगत का पंचम साम्राज्य का खोज किसने किया था? जी, पादप जगत का पांचवां साम्राज्य का खोज किसने किया था? रॉबर्ट वेटकर ने किया था। किसने किया था बच्चों? रॉबर्ट वेटकर साहब ने किया था। जी हाँ, चौथा और पांचवां साम्राज्य का खोज वेटकर साहब ने किया था। प्रश्न नंबर 38 देख सकते हैं। प्रश्न 38 में कहा गया है, पादप के पांचवें जगत के अंतर्गत किस जीव को रखा गया है? तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं, कवक। इसको रखा गया बच्चों, कवक को रखा गया है। कवक इसमें पर्णहरित विहीन होता है, इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। जी, कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। जी, तो पादप जगत के पांचवें साम्राज्य के अंतर्गत किसको रखा गया है? तो कवक को रखा गया है। जी हाँ, किसको रखा गया बच्चों? तो कवक को रखा गया है, और कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न 39 में कहा गया है, वेटकर द्वारा प्रस्तावित पादप जगत का वर्गीकरण। तो बच्चों वेटकर साहब, रॉबर्ट वेटकर साहब ने जो पादप जगत का वर्गीकरण किया, तो पहला इसका क्या हो जाएगा? फाइलम हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, कुल हो जाएगा, वंश हो जाएगा, जाति हो जाएगा। जी हाँ, वेटकर द्वारा प्रस्तावित पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया है, फाइलम में, डिवीजन में, कुल में, वंश में और जाति में। चलते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न 40 में क्या हुआ है, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न 41 में कहा गया है, प्रोटिस्टा जगत के जीवों का लक्षण क्या है? जी, प्रोटिस्टा जगत के जीवों का लक्षण है पॉइंट नंबर 1, एक कोशिकीय के यूकेरियोटिक जीवों के समूह को प्रोटिस्टा भी कहते हैं। जी हाँ, एक कोशिकीय के जीवों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? तो प्रोटिस्टा कहते हैं। एक कोशिकीय के यूकेरियोटिक जीवों के समूह को हम प्रोटिस्टा कहते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 2, प्रोटिस्टा समूह में स्वपोषी तथा परपोषी दोनों ही प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, यानी दोनों ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जी हाँ, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत स्वपोषी जीव भी पाए जाते हैं और परपोषी जीव भी पाए जाते हैं। जी हाँ, पॉइंट नंबर 3 कहा गया, इसके कुछ जीवों में गमन सेलिया अथवा फ्लैजेला द्वारा किया जाता है। जी हाँ, सेलिया अथवा फ्लैजेला द्वारा इस प्रकार के जीवों में गमन किया जाता है। इसके कुछ जीवों में गमन सेलिया अथवा फ्लैजेला के द्वारा ही होता है। आइए देखते हैं पॉइंट प्रश्न नंबर 42। प्रश्न 42 में कहा गया है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? जी हाँ, तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आप देख सकते हैं, पैरामेशियम आता है, अमीबा आता है, यूग्लिना आता है, एक कोशिकीय शैवाल आता है, डाइटम आता है, यानी जितने भी एक कोशिकीय जीव है सभी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, पैरामेशियम, अमीबा, यूग्लिना, एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम, ये सभी जो है जीव बच्चों एक कोशिकीय जीव है। चलते हैं प्रश्न नंबर 43। प्रश्न 43 में कहा गया है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? काइटिन की। और पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बच्चों? तो पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है।
देख सकते हैं प्रश्न नंबर 44। प्रश्न 44 में कहा गया कवक कवक किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है? कवक किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है बच्चों? तो कवक जो भोजन ग्रहण करता है वो है मृतजीवी, सॉरी, कवक जो भोजन ग्रहण करता है वो मृत कार्बनिक पदार्थ यानी सड़ी गली चीज़ों से यह भोजन अपना ग्रहण करता है, इसलिए इसलिए इसे मृतजीवी कहते हैं जी। कवक को क्या कहते हैं बच्चों? तो कवक को हम मृतजीवी कहते हैं, क्योंकि कवक अपना भोजन जो है सड़ी गली चीज़ों से, जी हाँ, कवक अपना भोजन सड़ी गली चीज़ों से ग्रहण करता है, मृत कार्बनिक पदार्थ से, इसलिए हम कवक को क्या कहते हैं? तो कवक को हम कहते हैं मृतजीवी, जी हाँ, इस प्रकार का जीव कहते हैं, कवक मृतजीवी जीव है। चलते हैं प्रश्न नंबर 45। प्रश्न 45 में कहा गया है प्लांटी जगत। प्लांटी जगत का कुछ कंडीशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1। प्लांटी जगत के अंतर्गत क्या होता है? इस समूह के जीव स्वपोषी होते हैं। प्लांटी जगत के जितने भी जीव हुए क्या होते हैं बच्चों? स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो और फिर ग्रहण करता हो उसे स्वपोषी कहते हैं। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, जितने भी हरे पौधे हैं वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे? स्वपोषी। जी, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? स्वपोषी के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट दिया है इस समूह के जीव में पर्णहरित पाया जाता है। जी, प्लांटी जगत के जितने भी जीव हैं सभी में क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। जी, पर्णहरित। हरित लौक में क्या पाया जाता है बच्चों? पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण पौधे के पत्ता का रंग कैसा दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देता है। जी हाँ, पर्णहरित के कारण पौधे का पत्ता का रंग कैसा दिखाई देता है बच्चों? हरा दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 3 दिया है इस समूह के जीव में, सॉरी, इस समूह के जीव में कोशिका भित्ति पाई जाती है। हाँ, प्लांटी जगत के जितने भी जीव हैं सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रश्न 46 में कहा गया बच्चों एनीमिलिया जगत। एनीमिलिया जगत का भी कुछ पॉइंट दिया हुआ है, देखते हैं। देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, इस समूह की अधिकतर जीव विषमपोषी होता है। जी हाँ, इस समूह का अधिकतर जीव क्या होता है बच्चों? विषमपोषी। विषमपोषी किसे कहते हैं? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार न कर किसी न किसी पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? विषमपोषी। जी हाँ, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार न कर किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है या अन्य वस्तुओं पर निर्भर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। जी, अब दूसरा पॉइंट देख सकते हैं इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जी हाँ, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जी, एनीमिलिया जगत में जितने भी जीव आते हैं इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है कोशिका झिल्ली। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं यह अधिकांशतः गतिशील होता है। जी हाँ, एनीमिलिया जगत के जो भी प्राणी इसमें से अधिकतर प्राणी क्या होता है बच्चों? इसमें अधिकतर प्राणी गतिशील होते हैं, गति करता है। जी, चलते हैं प्रश्न नंबर 47। प्रश्न 47 में देख सकते हैं क्या कहा गया है वनस्पति जगत को कितने भागों में बांटा गया है? जी हाँ, वनस्पति जगत को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा 2 भागों में। वनस्पति जगत को 2 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, पहला भाग का नाम है क्रिप्टोगेम्स, दूसरा का नाम है फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत कौन पौधे आते हैं? पुष्पहीन और बीजहीन। ऐसा पौधा जिसमें पुष्प भी ना हो और बीज भी ना हो ऐसे पौधे को हम कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। और फेनरोगेम्स के अंतर्गत पुष्प और बीज युक्त ऐसा पौधा जिसमें पुष्प भी हो और बीज भी हो ऐसे पौधे को हम कहते हैं फेनरोगेम्स। तो वनस्पति जगत को 2 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, वनस्पति जगत को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न 48 में कहा गया है क्रिप्टोगेम को कितने भागों में बांटा गया है? फिर बोला क्रिप्टोगेम को कितने भागों में बांटा गया? क्रिप्टोगेम को फिर आगे चलकर 3 भागों में बांटा गया बच्चों। पहला भाग थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछा गया सवाल है। क्रिप्टोगेम को कितने भागों में बांटा गया है? तो क्रिप्टोगेम को 3 भागों में बांटा गया, सॉरी, क्रिप्टोगेम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है थेलोफाइटा, दूसरा भाग है ब्रायोफाइटा और तीसरा भाग है टेरिडोफाइटा। आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 49। प्रश्न 49 में कहा गया थेलोफाइटा कितने भागों में बांटा गया है? फिर आगे चलकर थेलोफाइटा कितने भागों में बांटा गया है? तो थेलोफाइटा को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? थेलोफाइटा को 5 भागों में बांटा गया, जो आपको देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ दिया हुआ है। शैवाल है, कवक है, लाइकेन है, बैक्टीरिया है, वायरस है। इस शैवाल को थेलोफाइटा समूह के जीव को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया है। शैवाल, कवक, लाइकेन, बैक्टीरिया और वायरस। आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 50। प्रश्न 50 में कहा गया है फेनरोगेम को कितने भागों में बांटा गया है? जी हाँ, सबका प्रकार दिया हुआ है, आप सभी बच्चे जो नहीं जानेंगे सब अच्छा से नोट कर लेंगे। फेनरोगेम को कितने भागों में बांटा गया है? तो फेनरोगेम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है जिम्नोस्पर्म, क्या है बच्चों? जिम्नोस्पर्म। दूसरा का एंजियोस्पर्म। जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फेनरोगेम को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न 51। प्रश्न 51 में कहा गया थेलोफाइटा समूह के अंतर्गत किस प्रकार का जनन अंग पाया जाता है? थेलोफाइटा समूह के अंतर्गत किस प्रकार का जनन अंग पाया जाता है बच्चों? तो एक कोशिका के जनन अंग पाया जाता है। कैसा जनन अंग पाया जाता है? तो एक कोशिका जनन अंग पाया जाता है। जी हाँ, अमीबा में भी एक कोशिका जनन अंग पाया जाता है। अमीबा का शरीर का निर्माण एक ही कोशिका का बना होता है, इसलिए उसे एक कोशिका जीव कहते हैं। एक ही कोशिका के द्वारा सारा काम संपन्न पूरा होता है। तो थेलोफाइटा समूह के अंतर्गत किस प्रकार का जनन अंग पाया जाता है? एक कोशिका जनन अंग पाया जाता है। प्रश्न नंबर चलते हैं 52। प्रश्न 52 में कहा गया है किस समूह के पौधे में वास्तविक जड़ तना तथा पत्ती का अभाव होता है? जी, ऐसा कौन सा पौधा जिसमें ना ही जड़ पाया जाता है अच्छा से, ना ही पत्ती और ना ही तना? तो थेलोफाइटा का पौधा है। जी, थेलोफाइटा का पौधा में वास्तविक जड़ तना का अभाव होता है और पत्ती का भी अभाव होता है। जी
जी हाँ, थेलोफाइटा का पौधा विकसित नहीं होता, अविकसित पौधा होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 53। प्रश्न 53 में कहा गया थेलोफाइटा के अंदर कौन-कौन से जीव आते हैं? थेलोफाइटा जगत के अंतर्गत कौन-कौन से जीव आते हैं? तो आता है क्लेमेडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा, फ्यूकस और यूलोथ्रिक्स। जी हाँ, इस प्रकार के पौधा थेलोफाइटा समूह के अंतर्गत रखा गया है, जो अविकसित होता है, ज़्यादा विकास नहीं हो पाता, ना ही इसमें पत्तियाँ पाए जाते हैं विकसित रूप से, ना ही जड़ और ना ही तना। तो पौधा है बच्चों थेलोफाइटा के अंदर क्लेमेडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा, फ्यूकस और यूलोथ्रिक्स। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 54। प्रश्न 54 में कहा गया है थेलोफाइटा वाले समूह के जीव को क्या कहते हैं बच्चों? तो थेलोफाइटा वाले जीव के समूह को कहते हैं शैवाल। क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। जी हाँ, तो आगे प्रश्न 55 में कहा गया है शैवालों की अभी तक कितनी प्रजाति खोजी गई है? जी हाँ, शैवालों की अभी तक कितनी प्रजाति खोजी गई? आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा 25,000 प्रजाति खोजी गई है। शैवालों की कितनी प्रजाति खोजी गई अभी तक में? तो 25,000 प्रजाति को खोज लिया गया बच्चों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 56। प्रश्न 56 में कहा गया ब्रायोफाइटा कितने शब्दों के मेल से बना हुआ है? जी, ब्रायोफाइटा कितने शब्दों के मेल से बना हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 शब्द के मेल से बना हुआ है। पहला है ब्रायो, ब्रायो का अर्थ होता है मांस, और फाइटन दूसरा है, फाइटन का अर्थ होता है पौधा। यानी मांस वाला पौधा को हम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रख सकते हैं सर। जी हाँ, मांस वाले पौधा को हम ब्रायोफाइटा के भी कहते हैं। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 57। प्रश्न 57 में कहा गया है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत किस विभाग के पौधे को रखा गया है? तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा जो गया पौधा वो है मांस वाला पौधा और लिवरवर्ट पौधा। जी हाँ, मांस और लिवरवर्ट पौधा को ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया। जी हाँ, ब्रायोफाइटा के अंदर कौन से पौधा को रखा गया है? मांस और लिवरवर्ट पौधे को ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न नंबर 58 देख सकते हैं आप। प्रश्न 58 में कहा गया है रिस्किया और मार्केसिया को किस पौधा के अंतर्गत रखा गया है? रिस्किया पौधा और मार्केसिया पौधा को किस पौधे के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिवरवर्ट पौधा के अंतर्गत रखा गया। जी हाँ, रिस्किया और मार्केसिया को किस पौधे के अंतर्गत रखा गया है? तो लिवरवर्ट पौधे के अंतर्गत रखा गया है। देख सकते हैं प्रश्न चलते हैं बच्चों। प्रश्न 59। प्रश्न 59 में क्या-क्या है? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा का कुछ बच्चों कंडीशन दिया हुआ है, देख सकते हैं। बोल रहा है इस विभाग के पौधे जल अथवा बहुत नम वाले स्थान पर उगते हैं। अच्छा, ब्रायोफाइटा का पौधा किस स्थान में उगते हैं अक्सर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल अथवा नम वाली भूमि में। जी, जल अथवा नम वाली भूमि में ब्रायोफाइटा का पौधा हमेशा कहीं न कहीं उगते रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे नोट करोगे कि ब्रायोफाइटा का पौधा अक्सर किस स्थान पर उगते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल और नम वाली भूमि पर। जी हाँ, जल और नम वाली भूमि पर उगते हैं। इसका दूसरा कंडीशन है इस विभाग के पौधे में सम्मोहन उत्तक पाए जाते हैं। जी हाँ, तो सम्मोहन उत्तक किस समूह के पौधे में पाए जाते हैं? ब्रायोफाइटा के पौधे में। जी हाँ, ब्रायोफाइटा के पौधे में सम्मोहन उत्तक पाए जाते हैं। इस पौधे में सम्मोहन उत्तक पाए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आप देख सकते हैं कंडीशन 3 में दिया है इस विभाग के पौधे में नर अंग को एंथ्रेडिया। वाओ! ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत वीवीआई प्रश्न है। एंथ्रेडिया कहते हैं। जी, जहाँ पौधे के नर वाले अंग को कहते हैं एंथ्रेडिया। क्या कहते हैं बच्चों? पौधे के नर वाले भाग को कहते हैं हम एंथ्रेडिया कहते हैं। जी हाँ, और फिर मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? आर्किगोनिया कहते हैं। सॉरी, जी, आर्किगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्किगोनिया कहते हैं। पौधे के इस प्रकार ब्रायोफाइटा के पौधे के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो एंथ्रेडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंथ्रेडिया कहते हैं। और मादा जनन अंग के पौधे को क्या कहते हैं? तो आर्किगोनिया कहते हैं। प्रश्न दोनों ही नोट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नर जनन अंग को एंथ्रेडिया कहते हैं और मादा जनन अंग को आर्किगोनिया कहते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 60 कहा गया है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत अब तक कितनी प्रजाति की खोज की गई है बच्चों? तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत अभी तक में देख सकते हैं, अब यहाँ पर दिया गया है 25,000 प्रजाति को खोज किया गया है। ये था बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर का 60 प्रश्न, जो पार्ट 1 में हम आपके लिए लाए हैं। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपके सामने आ जाएगा बच्चों। तो आप इसी तरह से वीडियो देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार से वीडियो आपके सामने लाते रहें। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।